नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और विषय क्या रहेगा आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके आपको आज हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे और ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके पहले के वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 बताए थे, ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 है और ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। MPTET वर्ग 3 परीक्षा तिथि क्या रहेगी 10 नवंबर 2024 से और प्रीवियस ऑल क्वेश्चंस जो प्रीवियस के ऑल क्वेश्चन जो इसके आपके पहले परीक्षा हो चुकी है MPTET वर्ग 3 की, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 यानी आपका जो पेपर आएगा उसमें आपका ये भाग 1 रहेगा। भाग 1 में क्या रहेगा, बाल विकास एवं शिक्षा। उसके बाद भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। इस प्रकार से आपका जो पेपर 5 भागों में बटा रहेगा और प्रत्येक भाग में आपको 30 अंक रहेंगे और 30 प्रश्न रहेंगे और जो आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसका पहला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी। प्रश्न क्या है आपका, 20वीं शताब्दी को, कौन सी शताब्दी को, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी। ए नंबर मूरे ने, बी नंबर एडलर ने, सी नंबर क्रोको ने और डी नंबर JB वाटसन ने। तो बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। 20वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह किसने कहा था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर क्रो ने कहा था। क्रो और क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है आपका, गर्भधारण से शिशु, प्रश्न क्या है आपका, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। प्रश्न क्या है आपका, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। ए नंबर वयस्कता, बी नंबर किशोरावस्था, सी नंबर प्रसव पूर्णकाल और डी नंबर शैशवावस्था। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर प्रसव से पूर्व काल। जो गर्भधारण से शिशु की जन्म की अवधि को क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व काल कहते हैं। प्रसव गर्भधारण से शिशु के जन्म तक की अवधि को, गर्भधारण से शिशु के जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 280 दिन या 9 महीने 10 दिन होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। ए नंबर प्रौढ़ावस्था, बी नंबर किशोरावस्था, सी नंबर मध्यावस्था और डी नंबर वृद्धावस्था। सोचिए इसका आंसर क्या होगा। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर किशोरावस्था। क्या होता है किशोरावस्था में, स्टेनेल हॉल के अनुसार, जो स्टेनेल हॉल थे उनके अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। इसलिए विकास काल में अत्यधिक दबाव और तनाव का काल किसे कहा गया है, किशोरावस्था को कहा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। विकास का सिर पादाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ए नंबर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, बी नंबर भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सी नंबर सिर से पैर की ओर और डी नंबर सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर सिर से पैर की ओर। देखिए क्या हुआ, सिर पादामुख जो मस्ताधुमुखी है में शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर यह दिखाया गया कि प्रसूति काल तथा जन्म के बाद के समय में बच्चों का शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास 2 प्रकार के नियमों से निर्देशित होता है। एक मस्ताधोमुखी नियम तथा निकट दूर नियम। इन दोनों नियमों को मिलाकर एक साथ विकासात्मक दिशा का नियम कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 5 है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। ये नंबर, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। बी नंबर, भाषा के विकास का संज्ञान का प्रभाव। सी नंबर, प्रकृति और पोषण पर बहस और डी नंबर, बहुकारक योग्यता के अनुरूप में विकास पर चर्चा। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, प्रकृति और पोषण पर बहस। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, बल्कि इसलिए अर्जित करते हैं क्योंकि उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं।
यह प्रकृति और पालन पोषण विवाद को जन्म देती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? देखिए प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? ए नंबर परिवार और पास पड़ोस, बी नंबर विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, सी नंबर विद्यालय और पास पड़ोस और डी नंबर परिवार और रिश्तेदार। तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं गौण वाहक? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। देखिए सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाले प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? परिवार है, पास पड़ोस, विद्यालय, समुदाय। अतः विद्यालय निकटतम परिवार के सदस्य भी सामाजिकरण की प्रक्रिया के घटक तो हैं ही, किंतु विकल्प बी में निकटतम परिवार के सदस्य का आशय स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसे गौण घटक माना जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित से क्या सत्य है? प्रश्न को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित से क्या आशय है? ए नंबर सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, बी नंबर विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, सी नंबर विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है, डी नंबर सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न है आपका विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित से क्या सत्य है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए इसमें जो विद्यालय है सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि बालक जब विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो वहाँ वह सामाजिक कार्यों में भाग लेना, नए मित्र बनाना आदि सीखता है। धीरे धीरे वह किसी न किसी टोली का सदस्य बन जाता है, जो बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8। पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह है। प्रश्न क्या है, पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह है ए नंबर इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, बी नंबर मूर्त चिंतन द्वारा, सी नंबर अमूर्त चिंतन द्वारा और डी नंबर भाषा के नए सीखे शब्दों के बोध के द्वारा। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा? पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। क्या होगा इसका सही आंसर? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था संवेदनात्मक गामक अवस्था है, जो जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर वस्तुओं को पहचानना तथा अन्य बातों को सीखता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ए नंबर इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? प्रश्न क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथन, ये 4 कथन दिए, 4 कथनों में से सही कथन कौन सा है? ए नंबर पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों से आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। बी नंबर पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए। सी नंबर बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है और डी नंबर किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। तो चुनिए चारों ऑप्शन में से सही कथन क्या होगा, कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर। देखिए इसमें क्या बताया, पियाजे ने कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चों में विकासात्मक चरण एक ही समय में दिखाई पड़े, परंतु यह निश्चित है कि सभी बच्चों को विकास के सभी चरणों से गुजरना पड़ता है, अर्थात संज्ञानात्मक विकास के लिए किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वे सभी चरण निश्चित व स्थिर हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्या है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर चालक अधिगम के लिए, बी नंबर शाब्दिक अधिगम के लिए, सी नंबर प्रस्तुत अनुबंध के लिए, डी नंबर आकस्मिक अधिगम के लिए। प्रश्न क्या है आपका, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, प्रस्तुत अनुबंध के लिए। किसके लिए किया जाता है? स्किनर बॉक्स का प्रयोग प्रस्तुत अनुबंध के लिए किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग प्रस्तुत अनुबंध के लिए किया जाता है, तो ये आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। निम्न में से कौन सा थांगडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है?
प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है? ए नंबर साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, बी नंबर अभ्यास का नियम, सी नंबर प्रभाव का नियम और डी नंबर तत्परता का नियम। तो बताइए कौन सा प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। देखिए E.L. थार्नडाइक ने अधिगम के तीन मुख्य नियम तथा 5 गौण नियम दिए हैं जो निम्न है। पहला मुख्य नियम कौन कौन से उनके मुख्य नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है और तत्परता का नियम है। तो ये उसके मुख्य नियम हो गए। और गौण नियम कौन से दिए हैं, बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है मनोव्यक्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम और चौथा है सादृश्यता का नियम और पांचवा है साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो यहाँ पे उसने पूछा है निम्नलिखित में कौन सा थार्नडाइक का अधिनियम ये प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो ये बी, सी और डी शामिल है, लेकिन इसका ए नंबर साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम शामिल नहीं, तो इसलिए इसका सही आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? प्रश्न क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ए नंबर तर्क, बी नंबर व्यवहार, सी नंबर चिंतन और डी नंबर अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर व्यवहार। इसका जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर व्यवहार। देखिए अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रियाएं करने लगता है, अर्थात उसकी अनुक्रियाएं या व्यवहार अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती हैं। तो इसलिए आपका प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर व्यवहार। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि। प्रश्न क्या है, पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि। ए नंबर लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, बी नंबर लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, सी नंबर लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है और डी नंबर लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। देखिए आपका जो प्रश्न नंबर 13 था, पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। जो पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण कौन करता है, समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, अर्थात लैंगिकता का निर्धारण समाज द्वारा ही किया जाता है। समाज की जैसी प्रकृति होती है, समाज में लिंग भूमिका भी उसी प्रकार बनती है। जैसे भारतवर्ष में पितृ प्रधान समाज में पुरुषों को महिलाओं से ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, जबकि महिलाओं को हीन समझा जाता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर क्या आ जाएगा, डी नंबर लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। किसी वस्तु का अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन है। ए नंबर अधिगम, बी नंबर अभिप्रेरणा, सी नंबर संवेग और डी नंबर अभिव्यक्ति। प्रश्न क्या है, किसी वस्तु का अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर अभिव्यक्ति। किसी भी वस्तु का अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन अभिव्यक्ति द्वारा होता है। अभिव्यक्ति व्यक्ति के मनोभावों अथवा विश्वासों को इंगित करती है। अभिव्यक्ति क्या कहती है, व्यक्ति के मनोभावों अथवा विश्वासों को इंगित करती है। अभिव्यक्ति से अभिप्राय व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से होता है जिसके कारण वह किन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, संसाधनों, परिस्थितियों, योजना आदि के प्रति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। चूँकि अभिव्यक्तियों का निर्माण विगत में विभिन्न परिस्थितियों में अर्जित अनुभवों को सामान्यीकृत करने के लिए फलस्वरूप होता है, इसलिए किसी वस्तु के विषय में अभिव्यक्ति द्वारा मूल्यांकन स्थायी होता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 15। विद्यालय आधारित आकलन। ए नंबर परिणामों की अपेक्षा तकनीकी पर केंद्रित है, बी नंबर क्या आकलित किया जाता है कि इस पर शिक्षार्थी को कम नियंत्रण प्रदान करना है, सी नंबर रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है और डी नंबर परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है। प्रश्न क्या है, विद्यालय आधारित आकलन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है, एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थी को किसी विषय की अपनी अवबोधात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है, वह है। ए नंबर विद्यार्थी की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रही है, बी नंबर रचनात्मक आकलन पर रही है,
सी नंबर छात्रों को मुख्य बिंदुओं का साथ लेखन की क्षमता का परीक्षण कर रहा है रही है। डी नंबर छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शिक्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है कर रही है। प्रश्न क्या था, एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थी को किसी विषय की अवबोधात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता या कहती है, वह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 16 का? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, रचनात्मक आकलन कर रहा है या रही है। देखिए इसमें रचनात्मक आकलन के लिए 3 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। किन किन कौशलों पर दक्षताओं का आकलन करना है। दूसरा बिंदु है आकलन बिंदुओं के लिए कक्षा में कौन कौन उपकरण काम में आ रहा है। तीसरा बिंदु है और बच्चों के किन किन पक्षों का अभिलेख जारी रखा जा सकता है। अतः कोई भी अध्यापिका विद्यार्थी को किसी विषय की अपनी अवबोधात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है, तो वह रचनात्मक आकलन कर रही है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, रचनात्मक आकलन कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। यह खुले तौर पर अवलोकित किया जाता है कि मापन की तुलना में खालिस्तान शामिल होता है। प्रश्न क्या है, यह खुले तौर पर अवलोकित किया जाता है कि मापन की तुलना में खालिस्तान शामिल होता है। ए नंबर वातावरण, बी नंबर सरकार, सी नंबर अधिगम और डी नंबर मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, मूल्यांकन। यह खुले तौर पर अवलोकित किया जाता है कि मापन की तुलना में क्या मूल्यांकन शामिल होता है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। देखिए क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 18। रोसार्क एक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, बुद्धि। जो आपका रोसार्क एक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग व्यक्तिगत मापन हेतु किया जाता है। यह एक प्रक्षेपी विधि है। इसका प्रतिपादन हरमन रोसा ने 20वीं शताब्दी की प्रारंभिक वर्ष में किया था। ये आपका प्रश्न नंबर 18 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 19। एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है। शिक्षक को निम्न में से उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए। ए नंबर उसके अभिभावक से कहना कि वह उसे स्कूल से निकाल ले। बी नंबर उसकी कम उपलब्धि के कारण का पता लगा करना। सी नंबर उसके बेहतर प्रदर्शन की प्रतिज्ञा और डी नंबर उसे परीक्षा में कृपांक देना। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है। शिक्षक को निम्न में से कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, उसकी कम उपलब्धि के कारण का पता लगाना। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। जो मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा हो तो सर्वप्रथम अध्यापक को छात्र द्वारा उसकी कम उपलब्धि प्राप्ति के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाना चाहिए। तत्पश्चात कठिनाइयों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए आपका जो प्रश्न नंबर 19 है उसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, उसकी कम उपलब्धि के कारण का पता लगाना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए। देखिए एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकताएं, जो विकलांग बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए। ए नंबर बच्चे को विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा। बी नंबर उसकी विशेष आवश्यकता के अनुरूप विशेष स्कूल में जाने की सलाह। सी नंबर बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा और डी नंबर अन्य बच्चों से अलग करना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 20 का उत्तर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, प्रथम बार स्कूल आए विशेष आवश्यकता वाले बालक के संदर्भ में शिक्षक को उसकी सामाजिक स्थिति का पता लगाना आवश्यक होता है। उसकी जो सामाजिक स्थिति होती है उसका पता लगाना आवश्यक होता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा सके तथा साथ ही शिक्षक को बच्चे के अभिभावक के साथ मिलकर उसके लिए सहयोगी योजना का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि बालक शिक्षक तथा विद्यालयी व्यवस्था के साथ सहज स्थिति में आ सके और उसका अधिगम सुचारू रूप से चल सके। तो ये आपका प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर आ गया, सी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। ए नंबर क्षमता निर्माण का अभाव, बी नंबर अभिभावकों की भागीदारी का न होना, सी नंबर अलगाव और डी नंबर संवेदनशीलता। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, संवेदनशीलता। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। यह क्या करता है, देखिए संवेदनशीलता जो है अत्यंत आवश्यक है, और यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षीय स्तर तक होनी चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज में अन्य सदस्यों से अलग ना समझे तथा समाज में अपने आप को समायोजित कर सकें। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 21 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। एक शिक्षक
प्रश्न नंबर 22 में क्या कह रहा है, एक शिक्षक समाज में वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। प्रश्न क्या है आपका, एक शिक्षक समाज में वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। ए नंबर, उनकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। बी नंबर, उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेलजोल ना करें। सी नंबर, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे को आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। और डी नंबर, अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करने के लिए कहकर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, कक्षा कक्ष के, इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर, कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। तो ये आपका प्रश्न नंबर 22 का उत्तर कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 22 में क्या है, प्रत्येक कक्षा में क्या होता है, प्रत्येक कक्षा कक्ष में विभिन्न योग्यता, क्षमता, रुचि, वर्ग, सामाजिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाषा पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं। कक्षा कक्ष में क्या होता है, विभिन्न योग्यता, क्षमता, रुचि, वर्ग, सामाजिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाषाई पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं, इसलिए इनकी आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। अतः एक शिक्षक को इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे शिक्षण कौशल को अपनाना चाहिए कि जो सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर उपलब्ध कराएं। तो इसलिए इसका सही आंसर आएगा सी नंबर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। ए नंबर, केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। बी नंबर, सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। सी नंबर, क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थी को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। डी नंबर, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर है डी नंबर, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। देखिए आपका जो प्रश्न नंबर 23 था, इसमें विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम को समवयस्कों से सीखना सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। ये आपका प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर हो गया डी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24, समावेशी शिक्षा के लिए मूलाधार यह है। प्रश्न क्या है आपका, समावेशी शिक्षा के लिए मूलाधार यह है। ए नंबर, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। बी नंबर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था करना लागत प्रभावित नहीं है। सी नंबर, बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान और मानकीकृत होने चाहिए। डी नंबर, हमें विशेष आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों के इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ये आपका प्रश्न नंबर 24 का उत्तर कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25, खालिस्तान समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। प्रश्न क्या है, खालिस्तान समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। ए नंबर, बंदर पर, बी नंबर, कुत्ते पर, सी नंबर, चूहे पर और डी नंबर, बिल्ली पर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, कुत्ते पर। कुत्ते पर समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया जिसमें पावलोव ने कुत्ते की लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की। बिल्ली पर थांगडाइज द्वारा और चूहों पर स्किनर द्वारा और बंदर पर कोहलर और कोपका ने प्रयोग किया। देखिए बंदर पर किसने, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में तो आपको पूछा है समृद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव ने प्रयोग किया, तो किससे किया था, इसने कुत्ते पे किया था। लेकिन बंदर पर किसने किया है आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो बंदर पर किसने किया था, तो बंदर पर कोहलर और कोपका ने किया। उसके बाद चूहे पर किसने किया था, तो चूहे का मालूम होना चाहिए, चूहे पर स्किनर ने किया था, स्किनर द्वारा किया गया था। और बिल्ली पर किसने किया था, तो बिल्ली पर थांडाइक द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर बी नंबर कुत्ते पर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26, शिक्षक खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकता है। प्रश्न क्या है आपका, यहाँ पे प्रश्न है, शिक्षक खालिस्तान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकता है। ए नंबर, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें परिपूर्णता की अपेक्षा करने। बी नंबर, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। सी नंबर, मुक्त खेल के लिए समय देना। और डी नंबर, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर,
जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उसमें परिपूर्णता की अपेक्षा करने। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 26 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन स्कूल में पहले दिन की शुरुआत के लिए सबसे कम उपयुक्त क्रियाकलाप है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन स्कूल में पहले दिन की शुरुआत के लिए सबसे कम उपयुक्त क्रियाकलाप है? ए नंबर प्रसूति, बी नंबर समवेत करना, सी नंबर गृह कार्य देना और डी नंबर शारीरिक शिक्षा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर गृह कार्य देना। गृह कार्य देना पहले दिन की शुरुआत के लिए सबसे कम उपयुक्त क्रियाकलाप है। सबसे कम उपयुक्त क्रियाकलाप पूछा है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? गृह कार्य देना जो है पहले दिन की शुरुआत के लिए सबसे कम उपयुक्त क्रियाकलाप है। आपका नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ए नंबर ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। बी नंबर मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और अवबोध ज्ञान। सी नंबर मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध ज्ञान। और डी नंबर ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। ये इसका सही आंसर होगा। जो आपका प्रश्न नंबर 21 का सही प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर क्या हो गया? डी नंबर। देखो, ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया, जो इस प्रकार है। पहला है ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और अंतिम क्या होगा? मूल्यांकन। तो इसलिए संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम होगा ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29। बच्चों में सीखने और सुनने के अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? ए नंबर शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बी नंबर एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। सी नंबर निरंतर गृह कार्य देते रहना और डी नंबर सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। प्रश्न था बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर शिक्षार्थी को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों, आपको हम जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा MPTET वर्ग 3 के जो पेपर होने वाले हैं उसके विषय पर्यावरण के प्रश्न बताए। ये 30 प्रश्न है और आपको हम ये प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बता रहे हैं। ये कौन सा प्रैक्टिस सेट है? ये आपका प्रैक्टिस सेट 4 है और उसके प्रश्न आपको हम बता रहे हैं। सॉरी, ये पर्यावरण अध्ययन बाल विकास शिक्षा शास्त्र का ही पेपर है। देखिए प्रश्न नंबर 30। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुगत घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बी नंबर एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। सी नंबर एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी कारण है। और डी नंबर एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा? इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इनकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे की प्रतिक्रिया करने की में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, अतः व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपको हमने यहाँ पे जो आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कितने प्रश्न बताए? 30 प्रश्न बताए और ये प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 इसके पहले बता चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट 2 के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न बताए जो आपकी MPTET एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों और आगे के और प्रैक्टिस सेट देखना है तो आपको हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिए।